course, you please tell me, am I visible and audible? दोनों चीज कंफर्म कर दो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है। Yes, sir. You are both visible and audible. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक की जो भी हमने एग्रीकल्चर को पढ़ने के लिए जो पढ़ाई की थी अभी तक, एग्रीकल्चर को हम अच्छे से समझ सके और हमें थोड़ा कम जो है वो रटने वाला काम कम करना पड़े, उस परिप्रेक्ष्य से जो हमने पढ़ाई की थी वो घूम घुमा के इन 3 जो मैप्स हैं, ये 3 मैप्स में समाहित है। पहला मैप आपको जो है वो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। फर्स्ट मैप सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। If I am right, second map is about precipitation and the third one is about temperature. Okay? ये दोनों थोड़ा बहुत आपस में कनेक्टेड होंगे, ये बात सही है। ठीक है, तो होगा ही, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर आपस में एक साथ कनेक्टेड होंगे ही, तो ये बात तो है ही। तीसरा फैक्टर ये भी ले लीजिए साथ में, सॉइल भी, तो आप क्रॉपिंग पैटर्न को अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर ओवरव्यू के हिसाब से कहा जाए तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर बहुत मेजर डिवीजन आपके ये डेजर्ट वाला इलाका हो गया, और टेम्परेचर के हिसाब से एरिड इलाका हो गया, एरिड वाला इलाका हो गया, ये जो है वो एलुवियल हो गया, एलुवियल सॉइल वाला इलाका, और टेम्परेचर के हिसाब से ये इलाका हो गया। ठीक है, यहाँ एवरेज टेम्परेचर सेकंड हाईएस्ट जैसा समझ लीजिए रहता है एवरेज टेम्परेचर पूरे उसमें। तो प्रेसिपिटेशन के हिसाब से तो आप जानते हैं कि ये तो पूरा खूब अच्छे से यहाँ पर वर्षा वगैरह ठीक ठाक हो जाती है, इधर से इधर की तरफ बढ़ने पे कम होती जाती है, ये बात सही है। ओके, ये भी आप समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, तीसरे डिवीजन पर चले जाइए। तीसरा डिवीजन क्या क्या, चलिए इसको ब्लैक सॉइल वाला ले लीजिए। सॉइल के हिसाब से ब्लैक सॉइल का इलाका है, प्रेसिपिटेशन के हिसाब से ठीक है, बस इस तरफ है, कमी की तरफ है, प्रेसिपिटेशन कम है, टेम्परेचर ठीक ठाक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है भाई, यहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक है, इलाका गर्म भी है, वेस्टर्न घाट की टिप है समझिए ऊपर। ठीक है, बाकी का हिस्सा कोस्टल इलाका देख लीजिए, ये कोस्टल इलाका हो गया। ठीक है, सारे को कोस्टल इलाका हो गया। इस इलाके में बारिश जबरदस्त होती है। टेम्परेचर क्योंकि ये पेनिनसुला है इसलिए यहाँ का एवरेज टेम्परेचर बाकी सब जगह के एवरेज टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जाड़ा यहाँ पर अच्छे से पड़ेगा नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि कुल मिलाकर आप ये चीजें तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्रॉपिंग पैटर्न को समझने में। मैं ये कहकर आपको झूठ मूठ में नहीं वो देना चाहता फॉल्स हो कि बस इतना समझ लिए तो सब हो गया, नहीं, कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी और अगर समझ के याद करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की हम हमेशा से बात करते आए हैं, हम लोगों ने ये एक्सरसाइज थोड़ी सी की थी अगर आपको याद हो। हमने ये देखने का प्रयास किया था कि अगर हमको और कुछ भी अभी नहीं आता तब तो हम एग्रीकल्चर पढ़ भी नहीं रहे थे, सिंपल सा सॉइल और क्लाइमेट यही सब पढ़ रहे थे, तब भी हमने एक बार तो प्रयास किया ही था कि अगर हम अपने तरफ से इसको समझने का प्रयास करें और गेस करना शुरू करें तो आप लोग लगभग गेस कर ले गए थे कि कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है वो कौन सी फसल उग सकती है, सिंपल सी बात है। जैसे और कुछ आपको नहीं आता है मान लीजिए, चलिए वापस चलते हैं। हम लोग मान लीजिए अभी इतनी जानकारी अच्छी नहीं है, हमारी हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो बेसिक से शुरू करिए, जल्दी जल्दी गेस करना और जल्दी से एडवांस की तरफ चले जाते हैं। मैं रखूंगा कलम और वहां पर आप बताइएगा कि जो है वहां किस तरह की फसल होने की संभावना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर रखूं कलम, इस इलाके में, ये जो इलाका है यहाँ पर किस तरह की फसल होने की संभावना है। टेम्परेचर, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, इसके मामले में ये एरिया बहुत रिच है क्या? प्रेसिपिटेशन के हिसाब से बहुत रिच एरिया है या पुअर है, या पुअर से थोड़ा ही बेटर है, या रिच से थोड़ा कम है? प्रेसिपिटेशन, सॉरी, प्रेसिपिटेशन के हिसाब से बताइए।
Is there a problem with the internet or people are actually not able to get? Okay. हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोगों को पहुंच रहा है आवाज, इसका मतलब ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के हिसाब से आप जानते हैं कि ये छाया वृष्टि प्रदेश है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद ना करिए। ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं। टेम्परेचर के हिसाब से बताइए, टेम्परेचर जो बहुत ठंडक वाला इलाका नहीं रह सकता, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा जाड़ा पड़े ऐसा नहीं है, क्योंकि पेनिनसुला, मेन जो पेनिनसुला है उसका हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फसलों का आपको गैस करना हो तो क्या गैस कीजिएगा बताइए। 8 नंबर, 9 नंबर देख लीजिए, 9 और 10 नंबर। तो 9 और 10 नंबर में आपका गैस वही तो निकलेगा घूम घुमा के कि ज्यादा। तो एक तो ये थोड़ा बहुत ब्लैक सॉइल वाला इलाका है, दूसरा छाया विश्व प्रदेश है, तो घूम घुमा के क्या यहाँ पैदा होगा? मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बहुत ज्यादा पानी चाहने वाली जो फसलें वो यहाँ नहीं पैदा हो पाएंगी। मुझे लगता है कि ये वाला एस्पेक्ट हम बार 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 कहते रहे हैं, बहुत समय तक बात होती रही इस पर, जो है बहुत बार बात हो चुकी है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा समय अब इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़िए, ठीक है। सीधे हम लोग स्पेसिफिक फैक्ट्स ही याद कर डालेंगे ना, क्या चिंता करते हैं। ये क्रॉप की सीजनैलिटी ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको बताता हूं, और मैं इसे क्यों मानता हूं महत्वपूर्ण। देखिए भाई, ध्यान से सुनो। क्रॉप की सीजनैलिटी से आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि क्योंकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, और भारत में, इसको चलिए कर्क रेखा को छोड़ दीजिए, भारत में 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग सीजन्स दिखाई पड़ते हैं। ये बात भी सही है, जाड़ा और गर्मी तगड़ी होती है। अपने इलाके का बात कर लीजिए आप लोग, जाड़ा खूब होता है, खूब गर्मी होती है कि नहीं। 2 डिस्टिंक्ट सीजन्स कर्क रेखा के उधर जाइएगा तो वैसे भी होगा, होगा कि नहीं होगा। कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ जा रहे हैं ना, तो ट्रॉपिक से सब ट्रॉपिक या टेम्परेट की तरफ जाएंगे तो फिर सीजनैलिटी स्ट्रांग होती जाएगी ना, सीजन्स जो है ज्यादा प्रोनाउंस डिफरेंस होता जाएगा। ये तो वैसे भी होना है। दूसरा और बहुत सारे लोकल फैक्टर्स भी हैं। तो होता क्या है कि 2 तरह के सीजन्स मोस्ट ऑफ द कंट्री में, मोस्ट ऑफ द नहीं बोला जाए, 2 तरह के सीजन्स आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप प्रयागराज में मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 2 तरह के डिस्टिंक्ट सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और वही उसका इम्पैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर पर क्या पड़ता है कि हम जानते हैं कि 2 तरह की फसलें मुख्य रूप से हमने उनको जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है, खरीफ फसल और रबी की फसल, इन 2 तरह से हम जानते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि सीजनैलिटी का अगर आप चेंज देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मीन लॉन्ग टर्म खरीफ सीजन प्रेसिपिटेशन ओवरलैंड बाय एग्रोइकोलॉजिकल सोर्स, ओके। मीन लॉन्ग टर्म सो एंड सो बाय रबी सीजन, ये रबी सीजन का प्रेसिपिटेशन है और ये खरीफ सीजन का प्रेसिपिटेशन है। ऑब्वियसली ये तो आप समझते ही हैं, जानते होंगे, ठीक बात है। एकदम समझ में आ रहा है कि अरे सर ये तो हम लोग जानते ही हैं कि असली सारा खेला तो मानसून का है ना, मानसून में बारिश होती है, सिंपल सी बात है। तो ये मानसून की ही तो बारिश को मिलाकर आप देख रहे हैं, ठीक है। खरीफ सीजन का प्रेसिपिटेशन अगर जो है वो बोला जाए तो उसका क्या अर्थ हुआ, मानसून सीजन में जहां जहां जैसी जैसी बारिश होती है, मानसून के आसपास का जो समय है उसमें जैसी बारिश होती है वैसा इसमें दिखाया गया है। कुछ जो है वो आप देखिए इधर से बढ़ रहा है, और ये हैवी रेनफॉल एरियाज हो गए, ये सारे हैवी रेनफॉल के एरियाज हो गए। उससे कम पीला वाला है कहीं कहीं, ठीक है। उससे भी कम हरियर वाला है, उससे कम जो है वो टोपाज या व्हाटएवर कलर है वो वाला है, ठीक है। उससे कम जो है नीला है, और सबसे कम जो है ये गुलाबी वाला छाया प्रदेश है, देख ही रहे हो, और एरिड वाला इलाका है। तो खरीफ में ये होता है। रबी में देखिए, जहां मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो डायग्राम लगाने का पर्पस क्या है। रबी सीजन में आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन में का सारा गेम समझ में आ रहा है आपको। एक तो हाईएस्ट पहले ही तुलना देख लीजिए दोनों की, पहले दोनों की तुलना कर लीजिए। ये है हाई रेनफॉल जो है 7463 mm इस दौरान, ये 30 साल का जो है वो एस्टिमेट है, उसमें 7500 mm रहा है। और रबी सीजन का जो निकला है वो 914 mm, यानी कितना डिफरेंस हो गया, 7 गुने का डिफरेंस तो सीधे सीधे हो गया भाई, समझ ही रहे हो, 7-8 गुने का डिफरेंस हो जा रहा है। तो वो एक तो वैसे ही कम है, ओवरऑल क्वांटम में तो कम है ही, उसके बाद भी उतने कम में ही देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। लौटता हुआ मानसून देख रहे हो,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह वाला यही सब इलाका होगा जो हमको दिख रहा है उसके हिसाब से। बाकी जगह बारिश बहुत कम, नहीं के बराबर हो रही है। समझ रहे हो बात को? लेकिन हम तुम्हारा ध्यान एक चीज की तरफ ले जाना चाहते हैं, और वो ये है कि जरा इस इलाके को कंसीडर करो। इस इलाके को, ये वी जो है, इस वी को कंसीडर करो जरा, मुख्य रूप से इस वी को, तो हम बना देते हैं वी, तब तुम कंसीडर करो। दोनों ही चित्रों में ये जो वी है दोस्तों, उसको कंसीडर करो। मैं वी बनाता हूँ, ये वी, तो मुख्य रूप से पेनिनसुलर इंडिया जो है, देख रहे हो क्या आप? इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कि सर कुल मिलाकर बात तो ये है कि ये जो वी आपने बनाया है, उल्टा वी जो बनाया है, ये तो मोर और लेस दोनों सीजन में सेम ही रहता है। अब आ रहे हैं आप पॉइंट की तरफ, जो हम पॉइंट समझाना चाह रहे थे कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ अंतर लग नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ का लोवेस्ट 14 mm है, तो ये 14 mm वाले 14 से थोड़ा ज्यादा होगा, और यहाँ 0 है, तो ठीक है, मतलब सेम रेंज में एक तरह से कह सकते हैं। ये तो बात हुई इस वी में प्रेसिपिटेशन की। अब हम आपसे पूछते हैं कि इस वी में टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा आपके हिसाब से? देख लीजिए। चलिए अभी समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, प्रीलिम्स आने वाला है तो डिटेल में पढ़ाई नहीं हो सकती। पिछले साल की थी हमने थोड़ी थोड़ी, इस साल जल्दी जल्दी आपको खुद रिवाइज करवा देते हैं। ये मेरे हिसाब से टेम्परेचर वाला ही बनाया होगा मैंने। हाँ, टेम्परेचर ही जुलाई और जनवरी वैसे ही कंपेयर करिए। देखिए टेम्परेचर का, देखिए आइसोथर्म कौन सी गुजर रही है इस इलाके में से। ये देखो 25 डिग्री वाला ये इलाका है, 30 डिग्री वाला ये इलाका है। ठीक है फाइन, कुल मिलाकर देख रहे हो, इधर जाओगे तो ये 30 डिग्री वाला इलाका 25 ऐसा है। ये जुलाई का, जून जुलाई वाला मतलब हो गया। अब जाड़े में देखो भैया, जाड़े में क्या स्थिति है, या देखो 25 डिग्री देख रहे हो, ये 25 डिग्री आपको नहीं दिख रहा हो सकता है उतना क्लियरली, हम बता रहे हैं आपको, पढ़ के बता दे रहे हैं। ये 25 डिग्री वाला रेखा है, तो यहाँ पर ये 25 डिग्री का है, यहाँ भी तो 25 डिग्री वाला रेखा है। तो बतिया हमारा समझ पाए जो हम कहना चाह रहे थे कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों ही इस, ये जो पेनिनसुला का जो पार्ट है, मेन पार्ट जो है, उसको अगर ध्यान से आप स्टडी कीजिए तो उसका एक मेजर पोर्शन ऐसा है जहां पर टेम्परेचर की उतनी वेरिएशन नहीं होती है जितनी वेरिएशन नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। उतनी वेरिएशन देखो, यहाँ का टेम्परेचर जो है लोवेस्ट कैसा हो जा रहा है, 10 डिग्री 5 डिग्री का आइसोथर्म गुजर रहा है, और यह गर्मी में देखो 30 डिग्री, तो 3 गुना टेम्परेचर हो जा रहा है जाड़े और गर्मी में। लेकिन यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे 1-2 डिग्री 4 डिग्री का इधर उधर खाली है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड ऑन दिस प्रोपोजिशन डू यू ऑल्सो अंडरस्टैंड that in the case, in the area that is in under question, this particular area which is under question, which is under study, this particular area will not experience as distinct seasonality as will the area north of the Tropic of Cancer. Is that fact understood or not? तो ये बात को जो है हिंदी में अगर कहा जाए बहुत ही आसान शब्दों में, तो ये जो रबी खरीफ बचपन से सुनते आए हो, साउथ इंडिया में रबी खरीफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रैक्टिकली। जो कहना चाह रहे थे ये है, ये दिमाग में रखना आपने हमेशा। तो इस बात में वो फंसाएगा, अगर फंसाने पे आ जाएगा मेरे जैसा व्यक्ति, तो मैं आपको फंसा दूंगा, एक जगह का नाम दे दूंगा इसी इलाके में कहीं पे, और आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन कौन सी फसल है जो है रबी और खरीफ दोनों में उगाई जा सकती है, या सिर्फ रबी में या सिर्फ खरीफ में। इस तरह से मैं आपको फंसा दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो क्रॉप इस इलाके में उग सकती है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है रबी और खरीफ का, कोई मैटर है। कुल मिलाकर बात ये होती है। हम देखेंगे इसके उदाहरण से। अच्छा, ऐसी फसलों को स्पेशली याद कर लीजिएगा जो रबी और खरीफ दोनों में उगते हैं। बहुत फाइन डिस्टिंक्शन में बदमाशी टाइप का सवाल आ जाता है कई बार कि ये फलाने वाले उड़द, ये हरी वाली उड़द, ये काली वाली उड़द, इनमें से कौन सा जो है वो रबी में, कौन सा दोनों में उग जाता है। इस तरह के सवाल बनते हैं, याद रखिएगा, तो एकदम सजग रहिए। हाँ, तो चलिए आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं। आपको ओवरव्यू तो बता ही दिया। तो टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स अगर देखे जाए तो रबी, खरीफ और जायद आप जानते हैं 3 होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखिए तो रबी खरीफ, जो रबी सीजन है उसकी क्रॉप्स वही है, और ऑब्वियसली ये बार बार कहने की जरूरत अब मुझे नहीं है
कि टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन इसको ध्यान में रखिएगा। उसी के आधार पर ये डिवीजन हो रहा है। जहां पर सालों साल उग सकता है जो सब्जियां, वो सालों साल वाली होगी। तो रबी और जो है सालों साल कह रहा हूँ, सीजन में आए और अपना उग के चली गई, उनको रबी खरीफ के सीजनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। रबी में देखो, रबी की जो फसल होगी उसको कब बोया जाएगा? अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। कब उनका हार्वेस्ट पीरियड कब आएगा? अप्रैल और जून के बीच में वो हार्वेस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है। व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ठीक। खरीफ में कब बोया जाएगा? ऑब्वियसली जब ये कट चुका होगा, पानी बरस चुका होगा, मानसून आ गया है, उसके बाद जो है इनको पानी की जरूरत होती है। तो जब पानी सब हो गया होगा तब इसकी बुआई कर लीजिए और अगला रबी आने से पहले काट लीजिए। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। चावल पानी वाला फसल आई है, चावल आप जानते ही हैं। चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, उड़द। देखो चना और उड़द, देख लो अंतर आ गया थोड़ा सा। ये बहुत साइंटिफिकली करेक्ट चार्ट हो नहीं हो, आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसमें गलती न करिएगा। एकदम स्पष्ट जान लीजिएगा कि कौन सी फसल रबी में, कौन सी खरीफ। मिलती जुलती जो फसलें हैं उनमें बहुत सावधानी रखिएगा। ठीक है। कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक बात है। एरियाज आप देख रहे हैं जहां ज्यादा उनकी पैदाइश होती है। ठीक है। रबी, ध्यान से देखो चार्ट और आप समझ जाओगे। रबी की फसलें जहां उगती हैं, जहां एक्सट्रीम है टेम्परेचर का नीचे जाना, याद है ना? रबी की फसल के लिए जाड़ा वाला फसल है ना, वहां एक तो साउथ इंडिया का स्टेट देख रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे, ये सब सजग होकर थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही, ऐसे नहीं चले जाए। नेक्स्ट, क्रॉपिंग सिस्टम की बात होती है। हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आ जाए इस चार्ट से, हो सकता है, इसकी संभावना तो हमेशा बनी रहती है कि भाई जिसे कहते हैं मोनोकल्चर, व्हाट इज मोनोकल्चर, कौन सी चीज में मोनोकल्चर में जो है वो आए। ये जनरली करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड होता है कि कोई नया इनोवेशन हुआ होगा या न्यूज में रहा होगा। फैलो क्रॉपिंग क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फैलो क्रॉपिंग, इससे ये फायदा होता है कि नहीं होता है, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है। इस बात को थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट व्हिच कैन बी टॉट है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री से कैसे अलग है। ठीक है। सिल्वी पास्टोरल सिस्टम क्या होता है, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। सिर्फ शब्दों का मतलब समझते जाइए बस। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया में अगर आप सच में पूछिए, डिवाइड करने पे आ जाइए, तो अनाज हो गया, अनाज हो गया, अनाज के अलावा वाला खाने वाली क्रॉप्स हो गई, उसके बाद बागबानी वाले हो गए, उसके बाद जो कैश क्रॉप्स जिन्हें आप कहते हैं वो हो गए। कैश क्रॉप्स में रबर हो गया, कॉटन, जूट, तंबाकू, ये सब टाइप की चीज आ गया। समझे? हाँ, तो ठीक है, ये तो डिवीजन मेक सेंस कमर्शियल पर्सपेक्टिव से अगर देखिए तो। इंडिया की क्रॉपिंग पैटर्न, भारत की क्रॉपिंग पैटर्न को जरा देखें तो भाई 2010-11 का डेटा इसमें दिख रहा है। टोटल क्रॉप्ड एरिया इतना है, उसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 50%, 52% जैसा आप खुद देख रहे हैं कि, इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखने लगे, कलर से आप कोड करके पहचान लीजिए। देख ही रहे हैं आप कि 50-52% जो है वो सीरियल्स का इलाका है, बोया हुआ है। ठीक है। एक मैं चाहूंगा आप इस आई एम टेकिंग इट एज अ प्रिजम्पशन दैट जब आप क्लास करते हैं तो पेन पेपर अपने पास रखते हैं, तो ये होमवर्क्स मेरे जरूर नोट करते जाइएगा जो हम देते हैं, वो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो एक होमवर्क ये है छोटा सा कि लैंड यूज पैटर्न जो है वो आप इसी पाई डायग्राम की तरह देख लीजिएगा। पता नहीं आगे हमने दिया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जान लीजिएगा टोटल लैंड एरिया कितना है, उसमें से कितना कल्टीवेबल है, एरेबल लैंड है, कितनी जो है उपसर भूमि है, कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आजादी के समय जो स्थिति थी, आज के समय में क्या परिवर्तन आया, ट्रेंड क्या आया, जरूर याद रख लीजिएगा इस चीज को, महत्वपूर्ण मानता हूं। ठीक है। तो
आजादी के समय क्या स्थिति थी, ऐसे ही इस पर भी लगा दीजिए वही चीज कि 50 साल 60 साल पहले 70 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। सीरियल्स का तब परसेंटेज कितना था, आज कितना है। पल्सेस का परसेंटेज में क्या चेंज आया है, ये भाई ये जानना पड़ेगा आपको, बहुत आपको मदद करेगी ये चीज, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इससे थोड़ा अगर टॉप 4 टॉप 5 बताइए जरा, टॉप 5 लिखिए जरा चैट बॉक्स में, ऊपर से नीचे तक लिखते चले जाओ। सीरियल से शुरू करो, सबसे बड़े से 5वें नंबर तक लेकर जाओ जरा, ताकि आपका माइंड का एप्लीकेशन हो जाए। तो इसमें भी संघर्ष करना पड़ रहा है क्या, दिख नहीं रहा है सही से, कलर नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे कलर गया तेल लेने मेरे भाई, है इतना तो वैसे ही जीके जनरल नॉलेज आपको कॉमन सेंस से बता दीजिए कि कौन सा वाला चार्ट किसका होगा। सिर्फ दलहन तिलहन में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा कहाँ कंफ्यूज होना है, कुछ नहीं। तो अगर देखो, चलो अभी देखते हैं आगे, आगे आओ जरा, क्या बात कही जा रही है भाई, जरा देखिए किस चीज के लिए है। फूड क्रॉप्स मैप है, देखिए ओके, ये फूड क्रॉप्स का मैप है, इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये फूड क्रॉप्स है, वो कमर्शियल क्रॉप्स है, तो लिखा तो नहीं है, अच्छा है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वैसे हम पूछ रहे हैं तुमसे, वैसे नहीं बता दोगे कि कौन सा इलाका किसका है, नहीं भी मालूम हो तो बता देना चाहिए। बताओ भाई, ये पूरी जो बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट है किसकी होगी, ये पूरी जो है चावल वाली हो जाएगी। ठीक है, जहां पर ऐसे ऐसे आड़ा आड़ा धारी दिख रहा होगा तुम्हें शायद, तो ये चावल वाली क्रॉप हो गई पूरी की नहीं हो गई। गंगा ब्रह्मपुत्र का पूरा मैदान हो गया, यहाँ पर हो गए चावल 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 चावल। ठीक, उसके बाद गेहूं वाली क्रॉप कहाँ आएगी भाई, यहाँ इस इलाके में आएगी, गेहूं वाला इलाका हो गया, ऐसे 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 हो गया। ठीक है, गेहूं सब जगह हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तो सब जगह हो जाता है। फिर क्या बचता है भाई, ज्वार बाजरा जिसे कहते हैं मिलेट्स, मिलेट्स वाले कहाँ होंगे, ये देखो मिलेट्स और दलहन जो है वो इस इलाके में हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गेस नहीं कर सकते, नहीं दिया है कुछ भी तब भी पता चल जा रहा है। इसी तरह कमर्शियल क्रॉप्स का देखिए, गन्ना वन्ना वाला इलाका हो जाएगा ये। ठीक है, कॉटन जानते हो, ये कॉटन वाली बेल्ट हो जाएगी। यहाँ जूट हो जाएगा, जूट वाला इलाका हो गया। देखो कुछ नहीं मालूम, हमको भी नहीं ध्यान है। तो फिर काजू वाजू वाला इलाका, ये सब कैश क्रॉप्स जो है उनका इलाका हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए इस लेवल का थोड़ा बहुत सेंस डेवलप करते जाइए। आइए इस पर आइए, ये कंपैरिजन देखिए भाई, लैंड यूज कैसे चेंज हुआ है, जो मैं आपसे कह रहा था वो देखिए मिल गया। लैंड यूज 1950-51 में कैसा था और आज पिछले 5-7-10 साल में कैसा रह गया है। तो आप जो सबसे बड़े बड़े चेंजेस हैं वो देखें, और हो सकता है कि वो सजाने के क्रम में आ जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 70 सालों में नेट सोन एरिया में बढ़ोतरी हुई है, कटौती हुई है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर बहुत आसान दिया तो। या फिर इसी से 4 सेंटेंस बना देंगे, वो क्या कहेंगे कि फैलो लैंड्स में कमी आई है और नेट सोन एरिया में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में बढ़ोतरी हुई है और जो लैंड कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल थी उसमें घटोतरी हुई है। इस तरह से आपको कैसे भी सवाल बना के फेंकें, आपको ये पैटर्न ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब तो आपके लिए याद कर पाना संभव नहीं है, पता नहीं काहे मैंने इसको दे दिया होगा, कुछ विशेष रहा होगा, उनको अभी बताता हूँ मैं। हाँ, ये एक ऐसा डेटा है, इस डेटा को देख के डरिए मत, घबराइए मत, इसमें बहुत कम चीज काम की है। 19-20, अब आप इसमें नया वाला लगा लीजिएगा, जो भी सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का जो भी आया होगा,
उसका आप देख लीजिए कहाँ से मिला डेटा, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, ठीक। इसमें जो सब बस एकमात्र महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये स्टेट वाइज दिया है, तो जो अगर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो उसमें कितना एरिया है, उसका कितना परसेंटेज में क्या होता है, ये चीज एक बार देखने वाली है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। यूपीएससी के हिसाब से देखिए तो टॉप 3 टॉप 4 आप खाली इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2000 इसको भूले जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, खाली इतना याद रखो, ये ध्यान रखो। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई ऑल इंडिया एवरेज जो हमें 15 है और उत्तर प्रदेश का एवरेज कितना है, 19.5 है फूड ग्रेन के मामले में। समझ गए मेरी बात? कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ऑल इंडिया एवरेज से ऊपर है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ऑल इंडिया एवरेज से नीचे है, कुल मिलाकर बात ये होती है, ठीक। परसेंटेज टू ऑल इंडिया एवरेज, ये वाला कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के फूड ग्रेन प्रोडक्शन का 18.5% पैदा करता है। नंबर 2 हमारा ये आदर्श हो गया, ठीक है। नंबर 2 आ जाइए भैया, वैसे ही मालूम है टॉप ऐसा लगा ही हुआ है, देख ही रहे हो, 18.5, 11, 10, 7, 6, गेटिंग माई पॉइंट। तो आप और कुछ नहीं इस पूरे चार्ट में देख लीजिए भाई, इसको इंसर्कल कर लीजिए, ये आपके काम की चीज हो गई। आगे बढ़ जाइए। का है झूठ का है आ गया पहले, यहाँ इस झूठ की ये गलती से आ गया है। 2007, 8 और फिर 19, 20, ये देखिए जो हम कह रहे थे आपसे होमवर्क संजोग से इंक्लूड किया हुआ है हमने। अब ये पिछले साल ही पढ़ाए थे, मिल ही नहीं रहा था ये पीडीएफ, अभी मिला 5 मिनट पहले, आपके क्लास शुरू करने के 5 मिनट पहले मिला। बहुत ढूंढे, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया था इस चक्कर में। तो 2007-8 न्यूट्रीसीरियल्स जो है वो 15%, ठीक है। न्यूट्रीसीरियल्स 15% है, न्यूट्रीसीरियल्स घटे हैं, एक फैक्ट हो गया। दूसरा, गेहूं बढ़ा है, चावल घटा है, ऑयल सीड्स उतने ही हैं, पल्सेस बढ़ी है, यही वो पकड़ता है। कॉटन बढ़ा है, कौन कौन सी फसलों में बढ़ोतरी, कौन कौन से में घटोतरी, यही नहीं, ठीक है। इतने पे ही नहीं रुकिए, अब माना कि पैटर्न ना पूछे तो हम बड़ा तैयारी करवा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है कि क्या किस तरह की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। वो कई बार कॉम्प्लेक्स की तैयारी आप करके जाते हैं और सवाल सिंपल आ जाता है और नहीं आ जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सवाल सिंपल सा 2019-20 का मान लीजिए लेटेस्ट डेटा है, यहां से पूछा जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यदि तिलहन और दलहन दोनों के अंतर्गत आने वाला लैंड एरिया को जोड़ दिया जाए तो वो चावल के एरिया से ज्यादा हो जाएगा। और सवाल बनाओ, यदि गेहूं और दाल दलहन को गेहूं और दलहन को जोड़ दिया जाए, 30 हो गया ना, 30 हो गया, तो वो इनसे इनसे और इनसे ज्यादा हो जाएगा। इस तरह का इस लेवल की तैयारी रखिए, मैं चाहता हूं कोई रिस्क नहीं लेना है। पहली बात तो यही है, देखो जनरली हम प्रिपरेशन और मोटिवेशन इस सब पे बोलने से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सिंसियर स्टूडेंट को, टीचर को ऐसा बोला सीधे टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट जो इनपुट दे रहा हूँ, नहीं रोक पा रहा हूँ, याद रखना। वैसे ही पूरा सिलेबस का कंप्लीट कर पाना हमेशा संभव नहीं होता है, ज्यादातर बच्चों के लिए नहीं संभव होता है। इसलिए इस बात की आवश्यकता और बढ़ जाती है कि आप जितना सिलेबस कर पा रहे हैं उसमें थॉरो रहिए भैया। कम से कम आप एक ये चांस तो लीजिए कि अगर मेरे वाले से सवाल आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, या छोड़ूंगा नहीं, ये तो रखो कम से कम। तो जितना पढ़ रहे हो वो बहुत थॉरोली पढ़ो, कहने का बस, इससे ज्यादा नहीं। ये कुल मिलाकर वैसा ही चार्ट है कि आपको अपने काम का डेटा निकाल लेना है बस, कि अगर टोटल फूड ग्रेन में परसेंटेज निकालनी हो तो आप ऐसे परसेंटेज निकाल दीजिए। चावल कितना है उसका और वो कितना है, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
उससे बात It's not connecting. हाँ आप समझ गए जो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पूरा ये सब रखने की जरूरत नहीं है। इससे अपनी लैंग्वेज में इससे नोट्स बना लीजिएगा, वो भी 19-20 का नहीं, जो लेटेस्ट डेटा मिल जाए उससे, ठीक है, उससे नोट्स बना लीजिएगा कि भाई अगर फूड ग्रेन्स में तुलना की जाए, इसी के पाई चार्ट बनाते रहिए ना अपने हिसाब से, छोटा छोटा हाथ से, ठीक है बस। और मुझे तो लगता है ये सब मार्केट में ऑलरेडी कहीं ना कहीं होगा, चार्ट वगैरह गूगल वगैरह में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होगा। अब हम मेजर क्रॉप्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली मेजर क्रॉप ऑफ कोर्स राइस है, ठीक है, ये तो आप समझते ही हैं, ठीक है। चावल के बारे में सबसे पहली चीज जो आप जानते हैं वो यही है कि चावल जो है सब बहुत पानी मांगता है, इतना तो आपको मालूम है कि पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। आपको एक इलाका भी मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि क्या बढ़िया सुखद संजोग है कि ऊपर से पानी बरसता है तो प्रेसिपिटेशन के लिए भी वो इलाका अच्छा है, और जो सॉइल चाहिए पानी को होल्ड करने के लिए नीचे वो सॉइल भी मौजूद है। तो ये जो है वो चावल का कटोरा बन गया एक तरह से देखिए तो राइस जो है वो इंडिया के लिए इंडिजिनस है। इंडिजिनस का अर्थ आप समझते ही हैं। इंडिजिनस का अर्थ ये होता है कि उसकी जो मूलोत्पत्ति है, मूलोत्पत्ति उसकी वहीं से है, वहीं से उसके रूट्स है सारे, जो है ओरिजिन जिसे कहते हैं, उस टर्म में रूट कह रहा हूँ, जड़ वाला नहीं, वही पैदा हुआ है हमारे ही क्लाइमेट का की जो वैरायटी है, हमारे क्लाइमेट की स्पीशीज है। तो ऑब्वियसली तो आप जानते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप है, राइस इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप, और इसीलिए ट्रॉपिकल है तो फिर वही खूब अधिक वर्षा गर्मी यही सब होगा, और वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में ये जो उगेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना चाहिए कि ये बात ठीक है, हाँ ये गलती नहीं करनी है आपको। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, कहाँ हमको गलती नहीं करनी है, बहुत शार्प रखना है, ओपन रखना है माइंड को। ये बात ठीक है कि वो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में उसको पसंद आता है, खूब बादल हो खूब वर्षा हो, लेकिन इट रिक्वायर्स सनशाइन ऑल्सो। याद रखना, ये गलती नहीं करना, सनशाइन की भी बहुत जरूरत पड़ती है चावल को, ठीक है। और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए 5 से 10 सेंटीमीटर का अर्ली स्टेजेस में, और यहां तक कि 2500 मीटर समुद्र तल से अगर ये कंडीशंस उसको मिल जाएं तो हाइट इज नॉट एन इशू, ठीक है। लेकिन ये जरूर बात है कि जब वो बोया जा रहा हो तब 20 से 22 डिग्री, बढ़ रहा हो तब 23 से 25 डिग्री, और जब काटे जाने का समय हो तब 25 से 30 डिग्री। गजब चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, देखो, है ना, कि जैसे जैसे जो मीन टेम्परेचर है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस इलाके का एम्बिएंट टेम्परेचर मीन का है, तो राइस की ग्रोथ वैसे वैसे उसी तरह से वो एडाप्टेड है, कुल मिलाकर बात है। इसलिए जब आप सबका एवरेज निकालेंगे, मीन मंथली टेम्परेचर निकालेंगे, तो 24 डिग्री आएगा। Is this part understood by everybody? I do not see any complications whatsoever here. चलो, is that understood? बहुत ही क्लियर है एकदम। और ऑब्वियसली मीन मंथली टेम्परेचर जो बोला जा रहा है, इसको समझ रहे हो? मीन मंथली टेम्परेचर का क्या अर्थ हुआ? कितने महीने की फसल है ये? सालों साल थोड़े लगी रहती है, वैसा एवरेज निकालते रहना। उसको अपना जब वो प्रोग्रेस कर रहा है तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, यानी 24 के आसपास उसका एवरेज टेम्परेचर बनकर रहता है, ठीक। अपलैंड और लो लैंड राइस, दो तरह के राइस बताए जा रहे हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल से सितंबर अक्टूबर उसका जीवन हो गया, एसेंशियली रेनफेड होता है। ऐसे हाई इलाके जहां पर पानी बरसात खूब ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, वहां ये चावल उग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी बात की कि अगर पानी अवेलेबल हो तो 2500 मीटर सी लेवल से 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर भी चावल उग जाता है, तो वही हो रहा है, ठीक। लो लैंड राइस वही राइस है जिसे हम और आप राइस चावल समझते हैं। हमारे इलाकों में जो चावल उगता है वो लो लैंड राइस है। जून से अक्टूबर इसकी जो है वो इसका जीवन चक्र हो गया, और इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स इसको पानी की खूब आवश्यकता पड़ती है भाई, ये सब हम जानते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं, जानने वाली बात है, बस इतनी सी है कि इसको बोने के दो तरह के मेथड है। एक मेथड तो सदियों से चला आ रहा है जो आप जानते हैं
कि चावल को पहले नर्सरीज में उगाया जाता है, चावल जर्मिनेट करता है, नर्सरीज में उगता है, उसके बाद उसके बंडल बनाए जाते हैं, ठीक है। बंडल बनाकर फिर ले जा, खेत पहले से तैयार करके रखा जाता है, उसको स्टैंडिंग वाटर ये चाहिए वो चाहिए, सारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके रखी जाती है, और फिर चावल को उसमें जाके रोप दिया जाता है। अपने यहाँ इसको बियाड़ बैठाना बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रोपाई, एक रोपाई वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी रोपाई वाला ही मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जो भी डेल्टाइक एरियाज है फ्लड प्लेन्स में पाया जाता है, ठीक है, ये मेथड यूज होता है। सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरीज 5 वीक के जब हो जाते हैं, 5 हफ्ते के, तब उन्हें ले जाके ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक। उनकी डिस्टेंस 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है आपस की। बोते समय, कहाँ बोते समय? नर्सरी में नहीं, जब नर्सरी से खेत में ले जा रहे हैं तब बोते समय आपस में एक प्रॉपर डिस्टेंस रखी जाती है, ताकि वो सब लोग फल फूल सके ठीक से, कंपटीशन नहीं हो, जो है बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। ये डिस्टेंस रखी जाती है और इसकी यील्ड ज्यादा होती है, ठीक बात है। जापानीज मेथड क्या है? 1953 के आसपास से भारत में इसको यूज करना शुरू किया था। अंतर सिर्फ इतना है दोस्त, इसमें उदाहरण देकर दिखा देता हूं। एक पौधा यहां लगाया, एक पौधा यहां लगाया, एक पौधा यहां लगाया, ऐसे लगाते गए, ठीक है। बस आपस का डिस्टेंस जो है सबका थोड़ा मेंटेन रखना है। बाकी कहाँ लगा रहा है इससे कोई लेना देना किसी को नहीं, कोई इसमें स्ट्रेट लाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ऐसे 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 भी लाइन हो सकती है, उसका कोई नियम नहीं, बस आपस की दूरी जो है वो इतनी होनी चाहिए। जापानीज मेथड में पौधों के बीच का, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी, और A1 A2 A3 ऐसे जो ऐसे ऐसे लगेगा उसको, यानी जो पंक्तियां हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी मेंटेन रखी जाएगी, और पौधों के बीच की डिस्टेंस, यानी एक यहां लगाया तो एक यहां लगाया, ये भी डिस्टेंस मेंटेन रखी जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जो पंक्ति है, एक चावल की यहाँ पेड़ यहाँ पेड़ यहाँ पौधा लगाते गए, फिर यहाँ पौधा, इनका डिस्टेंस भी मेंटेन रखा जाएगा, और इनके दो के बीच भी डिस्टेंस रखा जाएगा। इस वाले में सीधी लाइन में नहीं बोते, दैट इज द डिफरेंस। और हाई यील्डिंग वैरायटीज कौन है? तो नेचुरली इसकी यील्ड हायर होती है, इसमें इसीलिए हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फेजेस देखिए तो चावल, देखो भैया ये सब बॉटनिकल नॉलेज हुई जा रही है, ठीक है। तो आप इस बात को आपके मन में आ सकता है कि जो है अरे इतना कहाँ टेक्निकल, लेकिन मैं सभी फसलों के बारे में पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आपकी स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल में जानना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। चावल और गेहूं कम से कम दो के बारे में तो अच्छे से जानना पड़ता है। तो ग्रोथ की जो फेजेस है वो देख लीजिए, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्शन फेज और राइपनिंग फेज। वेजिटेटिव फेज वेरिएबल हो सकती है, रिप्रोडक्शन 35 दिन का होता है, एक ये विंडो, और उसके अगला जो 1 महीना है उसमें जो पक जाता है, हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेज यहाँ आ रही है, ठीक है। तो बोलो चित्र देख के क्या होगा, इससे सवाल कहाँ बन रहा है, इससे क्या सवाल बनेगा? सिंपल सी बात है कि पैनिकल फॉर्मेशन निम्नलिखित में से किस स्टेज में होता है? तो जो लोग भाई जानते हैं कि पैनिकल का मतलब ही हो गया उसका इन्फ्लोरेसेंस बन रहा है, तो रिप्रोडक्शन फेज में होगा, लेकिन वो ये नहीं पूछेगा, वो ये नहीं देंगे। पैनिकल फॉर्मेशन निम्नलिखित में से कितनी अवधि के, बुआई के कितनी अवधि के बाद होता है? कम से कम 1 महीने बाद, 1.5 महीने से ऊपर, 15 दिन में, ऐसा कर देगा। ट्रांसप्लांटिंग और इसके बीच का एक बेसिक आइडिया, एक प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए चीजों का, इससे आप सावधान रहिए। बहुत टेक्निकल नहीं हो जाना, लेकिन ये हल्का सा मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से सारा गेम होता है। देखो बेयर लैंड है, लैंड को पहले फ्लडिंग की जाएगी, फ्लडिंग करके पानी वानी भर दिया। देखो पानी का स्तर देखते रहना, पहले सॉइल थी, फिर उसमें जो भी खेत की तैयारी की गई और पानी भर दिया गया, स्टैंडिंग वाटर ला के उसको जो है आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। देखो ट्रांसप्लांटिंग वाली फेज हो गई, ठीक है। जब ट्रांसप्लांटिंग वाली फेज हो गई तो टिलरिंग के बाद पैनिकल फॉर्मेशन के बाद मिल्क स्टेज। देखो इसी में फंसा देंगे और कंफ्यूज हो जाओगे, ये स्थिति है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इतने में ही हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ये पहले फिर उसी में 3-4 सीक्वेंस बना दिए और आपको कंफ्यूज कर दिया। याद रखिए स्टेम इलॉन्गेशन,
टिलरिंग, स्टेम इलॉन्गेशन, फ्लावरिंग, मिल्क स्टेज, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? एकदम होशियार रहना है, ये सब सवाल गलत नहीं होने हैं, बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। तो बताइए भाई, टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से होंगे? अरे हमें और कुछ नहीं मालूम तो ये तो मालूम ही है कि वो घूम घुमा के होंगे इसी में, इस इलाके में ही होंगे, अनलेस अनलेस कि कोई ऐसा चमत्कार कर ले, कुल मिलाकर वहां का सिस्टम ऐसा हो जाए कि जो पानी है, पानी के लिए वो वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर न रह जाए। एंड एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर मॉडल हैज बीन शोन बाय पंजाब, इफ यू कैन सी। ये मानसून रेनफॉल वाला इलाका है, ये बताओ, ये हैवी मानसून रेनफॉल वाला इलाका है भाई, ये तो सेमी एरिड वाला है ना, याद आया? उसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने पैदा किया भाई। सही गलत की बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन अब किया तो किया भाई, उन्होंने कर डाला। जो भी करिए, सबसे हाईली इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ होती है, कुछ भी उगा लेते हैं, ठीक है। चावल के बारे में जल्दी जल्दी कुछ फैक्ट जान लीजिए। इंडिजिनस है, बिल्कुल सही बात है। 10,000 वेराइटीज इन द वर्ल्ड है, 4,000 ग्रोन इन इंडिया। इन इंडिया 8 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में होता है भाई, ये इसका लैटिट्यूडनल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल क्रॉप है तो और कहां होगी। डोमिनेंट क्रॉप इन एरियाज जहां भी 200 mm से ऊपर। अब सवाल पूछता हूं मैं आपसे, देखिए इस डेटा को, लिखता है डोमिनेंट क्रॉप है कहां पर? उन एरियाज पे जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होती है। तो हम 200 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि वो इलाके जहां पर चावल एक डोमिनेंट क्रॉप होती है, वहां पर यदि बाकी चीजें अनुकूल रहें तो किस तरह का वन, किस तरह का फॉरेस्ट वेजिटेशन डेवलप होगा, यह सवाल पूछूंगा मैं। तो क्या आंसर दोगे? समझ गए ना हमारी बात? कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना सीखिए आप। About 40% of rice crop in India is raised under irrigation. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे दिमाग में जनरली यही है कि सब कुछ पानी बरसात से ही चावल हो जाता है सारा, नहीं। 40% क्रॉप है जो राइस, ऐसा राइस क्रॉप है जो इरिगेशन के मदद से की जाती है। द रेनफॉल शुड बी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ईयर एंड नो मंथ शुड रिसीव लेस देन 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। बात सिर्फ इतनी नहीं है चावल को बहुत पानी की जरूरत होती है, सत्य है कथन। चावल को सालों साल, जब जो भी उसका सीजन है, उसमें पूरे 3 महीने 4 महीने जब भी उसका सीजन है, उसको पानी की जो जरूरत पड़ती ही रहती है। तो एकदम से हाचक के जो है 1 महीना में खूब बारिश हो गया, अगले साल अगले महीने नहीं हुआ, ये नहीं चलेगा। जितनी भी जो भी उसकी लाइफ साइकिल है, उसमें 12 सेंटीमीटर कम से कम हर महीने उसका प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बुआई से कटाई की तरफ बढ़ेंगे तो रेनफॉल की जो नेसेसिटी है, प्रेसिपिटेशन की जो नेसेसिटी है, वो कम होती जाएगी। ओके, सॉइल के हिसाब से पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अच्छी बात राइस में क्या है कि ये वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उग सकता है, तो वो तो आपको वैसे ही गेस कर लेना चाहिए भाई। कैसे गेस कर लेना चाहिए? इस डेटा से। कैसे डेटा आपस में जुड़े हुए होते हैं, मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर डेटा से, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हल्का सा आइडिया आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 8 डिग्री से 25 डिग्री के बीच कहीं भी चावल पैदा हो सकता है। सी लेवल से, समुद्र तल से 2500 मीटर की हाइट तक कहीं भी चावल पैदा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं में जो है ये पोषित हो सकता है, कहीं भी पोषण प्राप्त कर सकता है, बहुत अलग अलग तरह की सॉइल्स को टॉलरेट कर सकता है। इस तरह से कंजॉइंट रीडिंग सीखिए भाई। Rice can be grown on a variety of soils including silts, loam, gravel and can tolerate acidic as well as alkaline soils. Wonderful. इसीलिए एक सक्सेसफुल क्रॉप भी है। Preparing the seedbed, broadcasting seed, ये फलाना cheap labor की जरूरत पड़ती है। अब आप इसमें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट आ रहा है। देखो ये सब काम के लिए ये सब ह्यूमन इंटेंसिव है ना, इसमें व्यक्ति चाहिए, इसमें मैकेनिकल बहुत कम है,
इसीलिए आप देख लीजिए अगर कि ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा चावल पैदा करने वाले प्रदेशों को उतना नहीं हुआ, ऐसा सवाल बना दिया, मान लीजिए मेंस में इस प्रकार का सवाल बनाया, कृपया विश्लेषण कीजिए या चर्चा कीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि भाई जिस प्रकार की क्रॉप है वहां जिस प्रकार का ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए कि मैकेनिकल इंटरवेंशन चाहिए। अगर ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो है वो यहाँ उतना काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर काम इंसान का है। यू गेटिंग माय पॉइंट। इस तरह से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। वेस्ट बंगाल में तो सारी चीजें ठीक बैठ जाती है ना। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखो, हमारी बात समझो, तो वेस्ट बंगाल में कितनी सारी चीजें जो है चावल की उत्पत्ति के लिए पिछले स्लाइड में हमने जो जो अनुकूल परिस्थितियां पढ़ी थी वो सब है कि नहीं है यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो डेल्टाई क्षेत्र है, पानी की भरपूर मात्रा है, सॉइल है कंड्यूसिव, है कि नहीं है, सारा चीज यहाँ पे आके मिल जाता है। तो इसमें सारी कंडीशंस का कोएग्जिस्टेंस हो जाता है, तो खूब ज्यादा चावल पैदा होता है। इनफैक्ट सालों साल बना, 3-3 फसल का लो ले लेते हैं लोग। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। हाँ, ये मतलब होमवर्क है आपका, एक बार देख लीजिएगा भाई कि हिंदुस्तान के टॉप 5 और बाहर के वर्ल्ड के टॉप 5 मालूम होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है राइस का न्यूट्रिशनल वैल्यू। इस पर बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च भी बहुत हुई है। आपने गोल्डन राइस का नाम भी सुना होगा। गोल्डन राइस क्या होता है, किस चीज की वजह से उसका कलर गोल्डन या नाम गोल्डन पड़ा है? हाँ भाई, ठीक बात है, ये सब तो जानना ही चाहिए आपको, वैसे ही मालूम है तो जीके वाला। ठीक है भाई, पॉलिश पॉलिश्ड राइस में क्या नुकसान होता है, अनपॉलिश्ड राइस में क्या है? धनकुट्टी याद है? धनकुट्टी सुना है नाम आपने कभी? धनकुट्टी, आप में से कितने लोगों ने सुना है धनकुट्टी? धान को कूटने वाला, धान को कूट कर उसमें से चावल निकला, धनकुट्टी हो गई। फिर वो पॉलिशर आ गए, मशीनें आ गई, ठीक है, हम लोग धनकुट्टी वाले टाइम के। तो धनकुट्टी का फायदा ये होता था कि जो शेफ है वो निकालने के चक्कर में चावल की जो सबसे ऊपरी वाली परत है, मतलब छिलके के नीचे चावल की जो सबसे ऊपरी परत है, वो अगर उसको पॉलिश करने के चक्कर में उसको वो उड़ जाएगा। वो न्यूट्रिशियस होता है भाई, उस चक्कर में बहुत नुकसान होता है। चावल खाया भी और कुछ गया भी नहीं, शरीर को लगा भी। तो इसीलिए अब कैसा हैंड पाउंडेड बोलते हैं, हैंड पाउंडेड अब जो है वही चीज जो पहले यही किया है इंसान ने। पहले जो चीज वैसे भी होती थी फ्री में, धनकुट्टी का ही चावल खाने को मिलता था, वही अब हैंड पाउंडेड जो है वो दाम बढ़ा के बेच रहा है सब। अब पॉलिश्ड राइस से ज्यादा महंगा हैंड पाउंडेड राइस मिल रहा है, ऐसे होता है। गेहूं के बारे में भी आप अवश्य जान लें। गेहूं में क्या है, गेहूं हमारे यहाँ की क्रॉप है क्या? नहीं है, आप सभी तो पहले से ही जानते होंगे। ये गेहूं की जो उत्पत्ति है वो किस सभ्यता में हुई थी? अच्छा, लिखा भी हुआ है, लिखा ही हुआ है तो सामने आप, इराक में टिग्रिस और यूफ्रेट्स, टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो 2 नदियां हैं, उनके इलाके में, उसी घाटी में, उसी सभ्यता में गेहूं जो है वो फला फूला अच्छे से, ठीक है। और वहां से फिर अलग अलग जगहों पे इसकी अपनी खुद की एक साइट, बॉटनी में हम लोग पढ़ते थे कि जैसे आदमी के लिए नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ पर पहले पैदा हुए फिर इधर डिस्पर्स हो गए, इधर चले गए, डिस्पर्सल जिससे बोलते हैं, इसी तरह गेहूं का भी। हाँ, दजला फरात क्षेत्र, ठीक है भाई, दजला फरात बोलते हैं, मेसोपोटामिया और ये सब, ठीक है। प्राइमरली इट इज अ क्रॉप ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, एब्सोल्युटली राइट। इसमें तो सीधा सीधा बात ही है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स की क्रॉप है ये। कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल, एब्सोल्युटली राइट। कभी भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मीन जो रेनफॉल है, याद रखिएगा, इसको नुकसान हो जाता है। पॉसिबल विद 20 to 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ऑल्सो, अगर इरिगेशन हो तो एरिड एरियाज में भी गेहूं उगा ले जाते हैं लोग। ग्रोथ कंडीशंस मोर फ्लेक्सिबल देन फॉर राइस, देखो, देख रहे हो आप, समझ रहे हैं बात को? ग्रोथ कंडीशंस आर मोर फ्लेक्सिबल फॉर व्हीट देन राइस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ऐसे आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
विंटर टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री, समर टेम्परेचर 21 से 26। चावल में क्या था, अल्टीमेटली टेम्परेचर जब वो पक रहा होता है तो टेम्परेचर कहां तक चला जाता है, इससे कहीं ज्यादा चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है, 30 डिग्री तक चला जाता है। सोइंग, तो अब देखो हम सवाल बनाने पे बदमाशी पे आ जाए तो इसकी लोअर लिमिट क्या है टेम्परेचर की 10, इसकी अपर लिमिट क्या है 26 इंडिया में अगर हम बात करें। चावल के केस में देखिए लोअर और अपर, लोअर लिमिट क्या है 20, अपर लिमिट क्या है 30। समझ गए बात आप हमारी कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, वेरिएशन वो यहाँ 20 से 30 तक है, यानी 10 ही डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन है। और गेहूं देख लीजिए 10 से 26, 16 डिग्री का वेरिएशन है इसमें क्रॉप साइकिल में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सब जो लिखा हुआ है उसके ठीक पीछे का जो एनालिसिस है वो साथ साथ दिमाग में चलते रहना चाहिए, ऐसे फंसाने के लिए फंसाते हैं। सोइंग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप का है भाई, देखो, और इसका कारण तुम बताओ हमको कि ऐसा क्यों है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी और वेस्ट बंगाल, यहां पर बुआई जो है वो सितंबर अक्टूबर में होती है। बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा में बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ऊपर जो बुआई और लेट होती है। ऐसा क्यों? मैं वेट कर रहा हूं, पूछा मैंने आपसे सवाल, रिस्पॉन्ड करें भाई। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ जवाब आया ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, इससे ठीक पहले क्या पढ़े थे अभी? समझ रहे हैं बात? जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, जिस इलाके में जैसा गेहूं को टेम्परेचर चाहिए x डिग्री, जिस इलाके में जब जब x डिग्री आता जाएगा बुआई का वही समय उसका होता जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है भाई, आगे क्या है? प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट नहीं होना चाहिए मैच्योरिटी के समय। थोड़ा सा पानी अगर हल्की सी ड्रिजल हो जाए, लाइट ड्रिजल एंड क्लाउडीनेस एट द टाइम ऑफ राइपनिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आपने सुना होगा कि चलो थोड़ी सी बारिश हो गई तो ये गेहूं के लिए अच्छा होगा भाई, हल्का सा हो गया, ड्रिजल हो गई थोड़ी सी। कैसी सॉइल में उगता है गेहूं, कैसी सॉइल में उगेगा? वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, फ्रीएबल लोम्स एंड क्ले लोम्स आर बेस्ट। ग्रोज वेल आल्सो इन द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो। अच्छी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को पकड़ लेने वाला है। ये गेहूं एक ऐसी फसल है जो काली मिट्टी में भी उग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि पानी की जो लिमिटेशंस है वो पानी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो पानी कोई बहुत होल्ड करके रखेगा तभी हम उग पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। दैट इज नॉट द इशू। तो एक वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ये भी ग्रो कर सकता है। इसकी भी एक साइकिल दी हुई है, हल्की सी खाली नजर डालने के लिए, बस ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। हाँ भाई, तो क्या इस बात को आप अच्छे से समझते हैं, पूछते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हम बोलते हैं, हालांकि उसके जो प्रभाव हैं वो दूरगामी हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस फसल को उसका उसका महानतम या अधिकतम प्रभाव प्राप्त हुआ है व्हीट उनमें से आता है। गेहूं, हाई यील्डिंग वेराइटीज, व्हीट तो भारत में लाया गया था ना। आपको अगर याद हो, हम लोगों ने अर्थव्यवस्था पढ़ते समय जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ रहे थे तो आपको एक ऐसे फेज के बारे में बताया था मैंने कि जब फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है, खाद्यान्न के आत्मनिर्भरता के मामले में भारत के ऊपर चुनौती आ पड़ी थी। और तब यह हुआ था कि कुछ भी करो, हमको किसी दूसरे को खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए।
तब ये सब चला और हाई यील्डिंग वैरायटीज लाई गई और किसी तरह से देश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही तेजी से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और उन्हें ही हम कहते हैं कि दिस इज an era of green revolution. You all know that. And then it radiated into so many other areas, blue revolution, this revolution, that, white revolution and all. You all know that. Okay. What is, however, important for you now to understand is that now that has become another challenge. Do you know, because of your studies, you must be aware, do you know that now the main problem is that the government is procuring and storing more than the required. बफर से भी कहीं ज्यादा जो है वो फूड ग्रेन जो है वो स्टोर हो रहा है, तो उसको लेकर क्या चुनौतियां हैं, उसका कैसे समाधान किया जाए, ये सब बात चल रही है, आपको मालूम होगा। खैर, तो हम आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में कुल मिलाकर हुआ क्या। पहले हल्का सा ये देख लो कुल मिलाकर किसका कितना हिस्सा है। उत्तर प्रदेश देख ही रहे हो, बाहर क्या दिया हुआ है, कुंटल, और ये परसेंटेज किस चीज की है, ये क्वांटम में है और ये लैंड एरिया में है। तो लैंड एरिया में भी उत्तर प्रदेश नंबर पे है, 1 पे है, और क्वांटम में भी उत्तर प्रदेश गेहूं में नंबर 1 पर है, जाने रहिएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 आप निकाल लीजिएगा, ये सब कौन सी पढ़ाने वाली चीज है। हाँ, ये जरूर पढ़ें कि भाई उत्तर प्रदेश ही क्यों है, उसका आप आंसर लिखिए, होमवर्क लेकर। अभी नहीं, मेंस के समय तैयारी कर रहे होंगे। 67-68 में ग्रीन रेवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज। 1970s में हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, हाई वाइड एडॉप्शन ऑफ वैरायटीज लाइक सोनोरा 64, लर्मा रोजा, सोनालिका एक्सेट्रा का जो है वो आया था। ये सब बहुत सारे, फिर तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं रह गई। सो मेनी वैरायटीज हैव कम। व्हाट यू शुड हाउएवर नोट डाउन इज वेदर any particular variety of wheat or any particular hybrid or genetically modified hybrid of wheat has come in the recent times, and if yes, what has been the world response to it, what has been India's response to it, and for which particular purpose that particular wheat variety has been improved upon the pre-existing varieties, which is आपको current affairs के हिसाब से जान लेनी है। मैकेनाइजेशन हो गया, आप पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। घुमा के ये तो चावल और गेहूं, 2 खाद्यान्न फसलें हमने अभी तक पढ़ी, और अब ये आपके सामने सभी कॉमर्शियल वैरायटी, जो सभी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं मेन, उनका आपके सामने ये चित्र दिख रहा है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो गेहूं का, ये गन्ने का देखिए, गन्ने का ध्यान से देखिए, ये गन्ने वाला इलाका, ये हरा जो भी है वो गन्ना है, ये इसका कन्वेंशनल बेल्ट है, गन्ने का कन्वेंशनल बेल्ट। लेकिन अभी स्थिति देख रहे हैं आप कि कन्वेंशनल बेल्ट से कहीं ज्यादा गन्ना इधर पेनिनसुलर इलाके में हो रहा है। देखिए, पेनिनसुलर इंडिया में हो रहा है। ओके, जब शुगर केन हम लोग क्रॉप के तौर पर पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो कौन से कारक थे जिससे कि गन्ने की पूरी। आप लोग जो इस इलाके के रहने वाले हैं, आप लोग, यू शुड बी द फर्स्ट पीपल टू नो दैट दिस ट्रांजिशन हैज इन फैक्ट हैपेंड। चीनी मिल से संबंधित, उसके बंद हो जाने से संबंधित, गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से संबंधित जितना एजिटेशन, जितना लड़ाई झगड़ा हम लोगों ने बचपन से हम देखते आए हैं, हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कि हमारे यहाँ जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा चीनी का जो मामला, और धीरे 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 शिफ्ट होता गया नीचे की तरफ। नहीं भाई, ये नहीं है रमाकांत, एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि दैट इज द रीजन फॉर दिस शिफ्ट। बहुत सारी और भी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जितना बायोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, उससे उतने ही सोशियोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं गन्ने के वहां शिफ्ट हो जाने के। ठीक है, देखो 1-2 बता देता हूं, बाकी हम सिर्फ शुगर केन के समय में पढ़ेंगे। एक तो ये हुआ कि एवरेज टेम्परेचर, नॉट सनशाइन पर्टिकुलरली, एवरेज टेम्परेचर। यहां पर सालों साल गन्ने की खेती करना संभव है क्या? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द 2 सीजन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कर्क रेखा से ऊपर
दो एक्सट्रीम और डिस्टिंक्ट सीजनैलिटी सीजन्स हैं, तो वहां पर एक ही होगा ना गन्ने का सीजन, समझे कि नहीं। दूसरा बात, एक तो ये होगा कि यहाँ वो लिबर्टी है कि ज्यादा एक लंबी विंडो मिलती है शुगर केन उगाने के लिए। नंबर टू, देखिए कि अगर यहाँ पर इस इलाके में लेबर वगैरह बिना किसी फर्जी यूनियन प्रॉब्लम के या थोड़ा कम यूनियन प्रॉब्लम के या कम इस तरह के सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर इजिली मिल जाए तो भी अच्छा हो जाए, ठीक है। शुगर केन में भी लेबर का की जरूरत पड़ती है भाई। तीसरी चीज, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? गन्ने के केस में ट्रांसपोर्टेशन की का महत्व अचानक से बढ़ क्यों जाता है? जल्दी लिखो। एकदम सही जवाब है आलम आपका, ठीक है। आप जितना ज्यादा काटने के बाद जितना वेट करेंगे उसका शुगर कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा, तो आपको। और दूसरा दूसरा फैक्टर ये भी है कि किसान चाहता है, गन्ना कैसे खरीदते हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ गन्ना? गन्ना का पेड़ गिना जाता है क्या? किसान जब मिल को बेचता है, चीनी मिल को, तो कैसे बेचा जाता है? वजन से ना भाई, वजन से बेचा जाता है ना। तो कोई भी फसल हो, जब वो काटी जाएगी तुरंत अगर बिक जाए तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, सूखता जाएगा तो हल्का होता जाएगा, तो उतने का ही पैसा कम मिलता जाए, समझ गए? वजन कम हो। खैर, दैट्स नॉट द मेजर इशू, तो किसान का अपना कंसिडरेशन है। मेन इशू क्या है कि ट्रांसपोर्ट रैपिड होने की वजह से यहाँ पर शुगर कंटेंट जो है वो ज्यादा, नंबर एक। नंबर दो, ये जो एवरेज टेम्परेचर वाली बात आपको हमने बताई, उसका भी प्रभाव पड़ता है शुगर कंटेंट पे। सनशाइन भी एकदम सही बात है, उसमें गलत नहीं है कि सनशाइन गलत है, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो है देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, बिल्कुल ठीक। इस प्रकार धीरे धीरे करके मिल बंद हो रही, हड़ताल हो रही, झगड़ा लड़ाई आप करता, तो ये लोग सब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिए। हमारे जो साउथ के भाई हैं उन्होंने उस चीज को अच्छे से डेवलप किया, एंड इट इज वेरी वेरी वेल डेवलप टुडे, बढ़िया से, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, इस बात को हर एक मेजर क्रॉप के बारे में जरूर पढ़ना है कि जो है कॉटन इंडस्ट्री यहाँ से वहां क्यों शिफ्ट हुई, ये ऐसे कैसे हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली वैसे तो इसका महत्वपूर्ण रीजन मेंस में है, लेकिन हम प्री का भी क्वेश्चन इससे फ्रेम कर सकते हैं कि गन्ने निम्नलिखित के बारे में विचार कीजिए। दक्षिण भारत में जो गन्ना होता है उसका एवरेज शुगर कंटेंट ज्यादा होता है उत्तर की तुलना में। नंबर दो, ऐसे कर करके वहां पर जो है एक दो क्रॉप ली जा सकती है। इस तरह के सवाल बना देंगे तो आप जो है थोड़ा सा इसको वो करेंगे, कठिन पाएंगे इसको हल करना। तो गन्ने का इलाका देख लें, इसी प्रकार कॉटन देख लीजिए, ये कॉटन है, कॉटन ग्रोइंग इलाका है मुख्य रूप से, यही ऑब्वियसली यही होगा, ब्लैक सॉइल वाला है। धीरे धीरे जो इधर की तरफ भी थोड़ा 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 बढ़ा है ये चीज, अभी नहीं करते हैं तो एकदम से ज्यादा हो जाएगा, हम बता देंगे आपको, एक एक क्रॉप के बारे में हम पढ़ेंगे और आपका एक अच्छा मेंस का आंसर रेडी हो जाएगा। जूट का आप जानते ही हैं, जूट तो इसी इलाके में लिमिटेड है भाई, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, उसकी प्रोसेसिंग में उसको डुबोए रहते हैं। जैसे जूट तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन पेटुआ जरूर देखा होगा। क्या बोलते हैं रे पेटुआ को? तो थोड़ा हमको सही नहीं याद आ रहा है, हमारे यहाँ तो पेटुआ बोलते थे। सन सन रस्सी जिससे भरते, क्या बोलते हैं रे? पटसन, हाँ ठीक है पटसन। तो पटसन हो गया, जो है पेटुआ पेटुआ हमारे यहाँ बोलते थे। तो उसको भी तो हमारे जो काका दादा लोग नाना लोग होते थे वो तालाब में दबा के रखते थे कि नहीं? जब सड़न सी हो जाती थी, एकदम गंध सी आने लगती थी, तब उसको बाहर निकालते थे, उसको छीला जाता था और फिर बैठ बैठ कर रसरी भरा जाता रहा, फिर खटिया बिना जाता रहा, यही सब तो होता भाई। तो कहने का अर्थ, जूट के प्रोसेसिंग में कुछ स्पेशल कंडीशंस इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाई द कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ जूट इज कन्फाइंड टू दिस एरिया। यहाँ पर कोई पानी है भरा हुआ, ये सब कंडीशंस होते हैं, देखेंगे इसके विषय में भी पढ़ेंगे। टी और कॉफी तो आप जानते ही हैं, इसमें तो बहुत दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं। टी के लिए एक कंडीशन कोई बोले तो क्या लिखोगे? एक एक कोई कंडीशन बताइए भाई टी के लिए, कि वहां पर चाय पैदा होगी जहां। अरे ग्रास गार्डन तो
हमरे यहाँ भी है बाहर कैंपस मेरे। अंजलि पहुंच रही है धीरे धीरे वहां पर। ठीक ठीक। एक और कोनो बोला, अंकिता, वेरी गुड। दीपेंद्र, ठीक बात है। क्यों ऐसा क्यों है? ये एक छोटी सी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है कि चाय की खेती के लिए आवश्यक है कि पानी सफिशिएंट हो, बरसात सफिशिएंट हो, लेकिन पानी जड़ों में ठहरे नहीं। दैट इज द रीजन व्हाई हिली एरियाज लाइक दिस दे आर गुड फॉर टी कल्टीवेशन, बिकॉज प्रेसिपिटेशन खूब होता है लेकिन पानी रुकता नहीं है। ठीक है, वहां पानी रुकता नहीं है, निकल जाता है। दैट्स व्हाई। ऐसे ही कॉफी के लिए पूछूं तो सब सब मिटा दो, सब एकदम सब आपस में जो है मिक्स करके सब एकदम टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग सब उसी में डाल दो। अरे सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है भाई। चाय की खेती अलग बात हो रही है। कॉफी का बताइए आप तब तक। ऐसे ही जैसे चाय के लिए बोला आपने, कॉफी के लिए कोई कंडीशन महत्वपूर्ण है क्या? हाँ आलम, बहुत अच्छा, शाबाश, पहुंच रहे हो आप वहां पर। यस, थोड़ी छाया की जरूरत पड़ती है। अच्छा ठीक है, चलो चलो, जब इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे क्रॉप्स तो मैं आपको बता दूंगा कॉफी की वैरायटीज और टाइप्स और वो सब। ठीक है, ये क्या है, जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये सब में तो ज्यादा मुझे वो नहीं है चिंता, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। दैट्स नॉट एन इशू। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो कैश क्रॉप्स वाला मामला है, और कुछ कोई बात नहीं। अब हम लोग कल के क्लास में सिंपल सा एक ही एजेंडा रहेगा। चावल और गेहूं आज हो गया है। कैश क्रॉप्स, दलहन और तिलहन, हर एक क्रॉप का इंडिविजुअल समझना और उसकी इंडस्ट्रीज कैसे शिफ्ट हुई है। ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिनिश कर देंगे। ऑलराइट।